नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नोएडा के विषय में। और नोएडा में जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, सेक्टर 62 और सेक्टर 61, 60, 84, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जिस प्रकार से जाम लग गया है, ऐसे ही वैसे जैसे किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन के नाम से लगा था, ये लेबर आंदोलन के नाम से लगा है। और भारी संख्या है, गाड़ियां जला दी हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिए हैं, फैक्ट्रियों को पत्थरों से उड़ा दिया है। ये आपको 70 के दशक की मूवीज़ जिसमें मोस्टली कम्युनिस्ट विचारधारा एक सामने आई थी, यानी कि भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, तब उस समय ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सामने आ गए थे। अभी झलक वो भी दिख रही है जब 1962 का भारत और चीन का वॉर हुआ था, तो उस समय देश में चक्का जाम कर दिया गया था, फैक्ट्रियां जाम कर दी गई थीं और उस समय रेल जाम कर दी गई थी, क्योंकि रेलवे से रसद सप्लाई होती थी और फैक्ट्रियों से काम चलता था। भारत की इकोनॉमी जो भी जैसी भी थी उससे चलकर ही युद्ध का खर्चा वहन होता था। कम्युनिस्ट उनके चाइना के पक्ष में खड़े हो गए और कम्युनिस्टों ने भारत में नारा दे दिया, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। यानी कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ये नारा देते हुए कम्युनिस्टों ने पूरा देश जाम कर दिया। उसी समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नए संगठन का आगाज़ किया जिसको भारतीय मजदूर संघ कहते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने नारा दिया, हम करेंगे पूरा काम, काम का लेंगे पूरा दाम। हम करेंगे ज़्यादा काम, काम का लेंगे पूरा दाम। यानी कि हम काम बढ़ा देंगे, जो कम्युनिस्टों ने रोका हुआ है प्रोडक्शन उसका बढ़ा देंगे, पैसे पूरे लेंगे लेकिन हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। वो कहते थे कि नहीं नहीं हमारे पैसे बढ़ाओ। अब भारत जो है उभर रहा था, 1962 में भारत बन रहा था, नया भारत बन रहा था, लेकिन उसी समय पर भारत बन न पाए, चीन के कंपैरिजन में भारत को पीछे ढकेला। अब जनता, मजदूर तो मजदूर होते हैं, कम्युनिस्टों की पूरे विश्व में एक फ़िलॉसफी मज़दूर को लेकर रही है। और रशिया में मज़दूर आंदोलन, चाइना ने मज़दूर आंदोलन, भारत में मज़दूर आंदोलन, ये जो कम्युनिस्ट सरकारें थीं पूरे वर्ल्ड में बनी, क्योंकि मज़दूर किसान उनके साथ आ गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये तिलिस्म टूटा, वो सब खाली होते चले गए और फाइनली फिर से डेमोक्रेटिक सरकारें आ गई। रशिया ने भी कम्युनिज्म को छोड़ दिया, चाइना एक बचा है जिसके पास कम्युनिज्म है, और कुछ छोटे छोटे कंट्री हो सकते हैं। लेकिन भारत में मोदी जी की सरकार आने के बाद कम्युनिज्म को बहुत बड़ा धक्का लगा। कम्युनिज्म और नक्सलवाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया गया, ऐसा भारत सरकार ने घोषणा कर दी। यही कारण था कि एक महिला, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक महिला पहाड़ पर दर्शन करने के लिए गई और ट्रैकिंग पर, और वो रास्ते में जंगल में खो गई। 4 दिन तक वो वहाँ पर रही जंगलों में, और उसको न तो नक्सलाइट मिले ना ही उसको वहाँ कुछ समस्या आई। वो 4 दिन तक अकेले भटकती रही लेकिन नीचे उतर गई। इसका कारण ये था कि नक्सलाइट, भारत सरकार ने जब घोषणा कर दी है कि नक्सलाइट भारत से ख़त्म कर दिया है, अब कोई कोने छेते बैठा हो छोटे मोटे ग्रुप्स में तो बात अलग है, लेकिन जनरली बड़े ग्रुप्स को लेकर भारत सरकार ने घोषणा की कि हमने सब खत्म करवा दिया है। तो नक्सलिज्म भी उसी का एक इलस्ट्रेशन था। लोग कहते थे कि हमारे पास खाने को नहीं तो हम करें क्या, जंगलों पर राज करेंगे और लूट कर पैसा लाएंगे। ये सारी फिलॉसफियाँ भारत में कम्युनिस्ट प्रधान यूनिवर्सिटियों से निकलती थी, और कम्युनिस्ट प्रधान यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर सत्ता पाने के उद्देश्य से ये सारा वहाँ स्टूडेंट्स को भड़काते थे और कम्युनिस्ट विचारधारा पैदा करके देश भर में डिस्टर्बेंस करते थे। चाइना में ये जो कम्युनिस्ट सरकार इस समय बैठी हुई है, ये भी वैसे ही आई थी। बाद में उन्होंने ही अपने यहाँ 10 लाख स्टूडेंट्स को इस सरकार से जब लोग असंतुष्ट हुए, पहले नेशनलाइज सरकार के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये उनका मोडस ऑपरेंडी है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गरीब एरियो में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बॉर्डर एरिया में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जहाँ अभाव है वहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और लोगों के अंदर एक विद्वेष देश के खिलाफ पैदा करते हैं और फिर एक साथ उनसे हमला करवा कर सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। अब वो नए तरीके से यूएस वेस्टर्न फिलॉसफी में आया तो यूएस पीछे से पड़ गया, और उसने उसी चीज़ को फिर जेन ज़ी के रूप में खड़ा कर दिया।
लेकिन अभी भारत में जो डिस्टर्बेंस होता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी उस समय, फवाद चौधरी और बाकियों ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम भारत में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस करने के लिए हमारे पास साधन है। उसी समय CAA का प्रोटेस्ट, उसके बाद तथाकथित किसान आंदोलन के नाम से प्रोटेस्ट, उसके बाद महिला पहलवानों के नाम से प्रोटेस्ट, मतलब एक ही ग्रुप ऐसा भी पाया गया कि वो बाहर गए, पगड़ी बांधी और चले आए। देखा गया कि मुस्लिम्स उसमें कहीं से आ रहे हैं और वो किसान का वेशभूषा रखकर कुछ कर रहे हैं। ये देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद लंबे समय से चला, फिर भी नक्सलवाद खत्म हो गया और कम्युनिस्टों का भी प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। बंगाल में वो थे, बंगाल में भी अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में वो नहीं है। अब नए तरीके से, चूंकि ये जो निकल कर आया नोएडा प्रोटेस्ट में, हालांकि प्रोटेस्ट शुरू करने वाले अच्छे कॉज से गए होंगे। अच्छा कॉज मतलब उसका जो कारण पीछे से दिखाई दिया, एक ही फैक्ट्री, एक उसकी यूनिट गुड़गांव में है और एक यूनिट इधर नोएडा में है। गुड़गांव यूनिट में 35% ज़्यादा सैलरी लेबर को मिलती है और इस यूनिट में कम मिलती है। इस यूनिट के लोग जब कहते हैं कि मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो वहाँ वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा जब भेदभाव उनको दिखाई दिया तो उस फैक्ट्री के बाहर यहाँ की लेबर ने प्रोटेस्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि आपकी दो फैक्ट्रियों में अलग अलग सैलरियाँ क्यों हैं, दो फैक्ट्रियों में जो मिनिमम वेजेस हैं वो अलग अलग क्यों हैं। बात तो उनकी बिल्कुल जेन्युइन थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मिनिमम वेजेस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बना रखा था, उत्तर प्रदेश सरकार का कम था। भूल हो गई होगी या उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो वैसी है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने 21% मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए शहरों में, महापालिका में और रूरल बाकी एरिया में 9% बढ़ाए और जो शहरी एरिया थे, अर्बन एरिया है, फैक्ट्रियों का मामला है, वहाँ 21% तक बढ़ा दी। अब जब 21% तक बढ़ गया, लगभग बराबर आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सस्ता है, गुड़गांव थोड़ा महंगा है, इसलिए गुड़गांव चूँकि जो और करेंसी की बात आती है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है, उसमें भी हरियाणा आ गए। उत्तर प्रदेश पीछे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हरियाणा तो छोटा सा है। तो उत्तर प्रदेश में लेबर सस्ती है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री विश्व भर में जाकर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आइए, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाइए, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है। हम ये सस्ती लेबर का हवाला दे के ही दुनिया भर से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं। अब जब भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन 10 साल पहले शुरू हुआ था, अब वो अपने चरम पर, मतलब अब उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्रोडक्शन शुरू होते ही ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोगों को भारत का प्रोडक्शन अच्छा नहीं लगेगा, कुछ इम्पैरिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि फैक्ट्री में आंदोलन इसलिए हुआ कि भाई गुड़गांव की फैक्ट्री, यहाँ की फैक्ट्री में असमानताएं क्यों हैं। लेकिन ये तो जेन्युइन शुरू हुआ। उसके बाद जो शुरू हुआ, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उनका कहना है 50 से ज़्यादा हैंडलर्स एक साथ एक दिन पहले क्रिएट हुए। बड़े चैनल उन्होंने व्हाट्सएप के बनाए और सूचनाएं स्प्रेड होना शुरू हुई इस प्रकार की, वहाँ गोली लग गई, वहाँ मर गए, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा तो मालूम पड़ा इस पर फॉरेन फंडिंग भी है, यानी कि विदेशी फंडिंग भी। ये आंदोलन है तो लेबर के नाम से, लेकिन सच ये है कि भारत में डिस्टर्बेंस उत्पाद करने के उद्देश्य से हुआ है, ऐसा पुलिस के कुछ ग्रुप्स का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन इस पर कर रहे हैं। पुलिस का ये भी कहना है, वहाँ की जो कमिश्नर है या SS कप्तान है, उसने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान हैंडलर्स के लिंक पकड़ लिए हैं, जहाँ से ये सूचनाएं स्प्रेड आउट हो रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट हो रही हैं। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट होने का मतलब है, भारत तो किसानों का और मजदूरों का देश है। किसान और मजदूरों को भड़का कर किसान, तथाकथित किसान मूवमेंट की तरह मूवमेंट खड़ा करना और ये पूरे देश में इसको लगा देना और फिर पीछे से अपनी मंशाएं पूरी। अब देखिए टाइमिंग कैसे चुनी गई, ये सोचने की बात है, क्योंकि इस समय महंगाई बढ़ रही है, क्यों भाई, तेल की समस्या है। अब जैसे ही घोषणा की US के प्रेसिडेंट ने कि हम ब्लॉकेज करेंगे, अब देखिए इसको जरा लिंक लगा कर देखिए, ब्लॉकेज करेंगे। अब ब्लॉकेज हरमुज जलडमरू में वो कर देंगे तो किसी का तेल नहीं आ सकता, भारत का भी नहीं आएगा। चाइना भी विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। दोनों ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो इंडस्ट्रियल हो चुका है, भारत हो रहा है।
तो हर्म्यूज जलडमरू पर हम दोनों ही देश डिपेंड करते हैं। चाइना ने इधर घोषणा की, चाइना ने कहा कि यूएस हमारे और ईरान के रिलेशंस के बीच में ना आए। हर्मुज जलडमरू से चाइना के जो जहाज निकल रहे हैं, चाइना का जो मालवाहक निकल रहे हैं या तेल के टैंकर्स निकल रहे हैं, उस पर यूएस नजर न रखे, नहीं तो हमको भी कुछ उल्टी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमको क्रॉस कार्रवाई करनी पड़ेगी। चाइना ने आगाह कर दिया, ओपन घोषणा करी उन्होंने। अब चाइना जैसे ही ईरान के पक्ष में हर्मूज की वजह से आएगा, चूंकि अभी तक ईरान बैठा था तो ईरान से कुछ भी हो रहा था, भारत और चाइना के तो सारे निकल ही रहे थे ना। यूएस में कड़की चल रही है, यूएस $30 ट्रिलियन के घाटे में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका मानना यह है कि जैसे ही हम हर्मुज जलडमरू पर बंद लगाएंगे, अमेरिका का तेल और अमेरिकन एनर्जी एलपीजी वहां से सप्लाई होना शुरू हो जाएगी और हम मन मर्जी पैसे लेंगे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी, वैसे ही $100 पार कर गया था पर बैरल तेल के, कच्चे तेल की कीमतें। तो आप समझ लीजिए कि मामला तो ये, उनका उद्देश्य तो ये है कि हर्मुज जलडमरू को हम कवर कर देंगे। उधर जहां पर नॉर्थ में ईरान बैठा हुआ है, ईरान के यहां से जब निकलेगा तब ईरान करेगी। जिसको ईरान निकलने दे रहा है हम उसको आगे ओमान में रोक देंगे, और ओमान में रोक कर हम उसको ब्लॉकेज कर देंगे, दोनों तरफ से ब्लॉकेज कर देंगे। तो अंदर जो कोई भी होगा वो कैसे निकलेगा? ये समस्या भारत और चाइना दोनों के लिए आ गई। चाइना के पक्ष में कम्युनिस्ट भारत के कम्युनिस्टों को लगता है कि वो चाइनीज मॉडल है और चाइना उनकी मदद करेगा, और भारत में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो चाइना उनकी मदद करके उनको अपना प्रॉक्सी बिठा देगा। ये उनको लगता है। चाइना विस्तारवादी है, कहीं भी गया आज तक उसने कहीं प्रॉक्सी नहीं बिठाया, वो खुद ही बैठते हैं। तो चाइना के पक्ष में ये संभव है कि चाइना के पक्ष में, चूंकि चाइना और पाकिस्तान एक ही रास्ते से बैठते हैं और पाकिस्तान के हैंडलर्स, चाइना के शहर पर पाकिस्तानी हैंडलर्स पाकिस्तान के थ्रू फंडिंग भारत में होकर ये आंदोलन को बड़ा किया जा रहा है, उसको हिंसक बनाया जा रहा है ताकि 2-4-10 लोग मर जाएं तो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर कम से कम स्टॉप हो जाए। अब इस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉप होना भारत में, देखो भारत की सरकार अभी भी पूरे विश्व के लगभग हर कंट्री में कहीं पर तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि पेट्रोल कितना ले सकते हैं, गाड़ी में कितना भरा सकते हैं, एलपीजी कितनी ले सकते हैं। यूरोप के ज़्यादातर कंट्रियों ने अपने यहाँ कंट्रोल लगा दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभी तक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को लेकर कोई प्रश्न नहीं आने दिया मोदी जी ने। अभी कोई कमी नहीं, बल्कि रेट भी बढ़ने की नौबत यहां पर नहीं आने दी। रेट के लिए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, रेट के लिए भारत सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए। आम जनता पर उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आम जनता पर प्रभाव होने का मतलब है भारत की इकोनॉमी पर प्रश्न खड़ा। भारत की इकोनॉमी अब पिछले 10 साल में उठकर खड़ी हुई है। हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, विश्व में हम प्रिवेल करने वाले हैं। अगले 5 से 10 साल में और अगले 20 साल में हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चलें। यहां पर अगर भारत सरकार की जेब की वजह से, टैक्स की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया, भारत की प्रोग्रेस रुक गई, तो फिर भारत को बहुत नुकसान होगा। पहले से कोरोना में बहुत नुकसान हमारा हुआ है। तो मोदी जी का विचार तो यह है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां जहां हो रहा है, व्यक्ति मतलब जो भी जिसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो व्यक्ति है, उसको समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन में समस्या नहीं होनी चाहिए। विश्व भर में अगर समस्या है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएं और विश्व भर को प्रोडक्शन दें, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर कंट्रियों में तेल की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। और भारत सरकार 41 देशों से, मतलब सरकार युद्ध स्तर पर लगी है कि किसी तरह से भारत में तेल आ जाए तो भारत की इंडस्ट्री उठकर खड़ी हो जाए। अब इस समय पर यह आंदोलन छेड़ना, मतलब जब आप सुन लो भारत संकट काल में, ये स्वभाव केवल कम्युनिस्टों का है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये कम्युनिस्टों का स्वभाव। जब योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि भाई मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए गए उत्तर प्रदेश में, तो फिर अब आंदोलन करने का क्या? अब हमेशा 20,000 से ऊपर ही मिले, अब हमारे वेजेस इतने रहने चाहिए। भारत में बेकारी कितनी है ये बात सोच नहीं रहा है आदमी। एक तरफ तो कम्युनिस्ट देश भर में इस बात का आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयमेंट जहां जनरेट हो गया है वहां पर आंदोलन करके यूनिट को बंद करना चाहते हैं। भारत प्रोडक्शन करके विश्व में प्रिवेल करना चाहता है।
यूएस टैरिफ का गेम जो चल रहा था उसको हरमुज जल डमरू की वजह से या ईरान युद्ध की वजह से उसमें हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिली और हमें रशियन तेल और बाकी विश्व से तेल और उसके अलावा हमारा सामान विश्व भर में सप्लाई हो, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन इसी बीच में नोएडा में होना और देश के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियो में इसकी आग लगाने की कोशिश करना और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और एसआईटी जो उस पर बनी है उसके द्वारा विदेशी फंडिंग इनके खाने पीने की जुगाड़ करना, ये तो किसान आंदोलन के टाइम पर भी हुआ, सीए के दौरान भी हुआ कि भाई खाने पीने के लंगर लोग लगाकर खड़े हो जाते हैं कि भैया आओ हम तुमको खिलाएंगे, फ्री का खिलाएंगे और 500 रुपये रोज़ देंगे भी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम केवल सरकार के खिलाफ खड़े हो। ये हमने किसान मूवमेंट के टाइम पर भी देखा था और ये हमने सीए के दौरान भी देखा था। तो अब जो भारत में ये नया मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट ऐसा लग रहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने रेट बढ़ा दिए हैं तो उसके बावजूद ये बवाल करने की क्या जरूरत। अच्छा, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो आग क्यों लगाएगा? जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो अपनी ही फैक्ट्री में गुम्मे क्यों पत्थर क्यों चलाएगा? जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो सरकार से ही प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप बढ़ाइए, और सरकारी गाड़ियों और पुलिस पर हमला क्यों करेगा? ये सब कुछ कम्युनिस्ट और नक्सलिज्म का विचार है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर इसमें नक्सलिज्म को कोई एंगल मिलता है तो आप ये समझ लीजिए भारत से नक्सलिज्म खत्म हो गया, उसको पनपने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। एसआईटी बैठ गई है, 350 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 9 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है, कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जो अराजक तत्व इसके बीच में आए हैं, आपको प्रोटेस्ट करना है शांतिपूर्वक करिए। और सरकार ने जब वेजेस बढ़ा दिए 21%, 1-2% नहीं 21% वेजेस बढ़ा दिए हैं, तो उसके बाद बवाल करना, उसके बाद देश में रिस्टी करना, मतलब मिसचीफ करना, देश की प्रॉपर्टी को तोड़ना, वो मेरी कार क्यों ना हो, इंश्योरेंस उस पर क्यों नहीं है, इंश्योरेंस उस पर है, चलो मेरी फ्री में बन जाएगी। लेकिन ये देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देश की एक कंपनी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ही लाभ हो जाता तो वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगाएगी। लेकिन ये जो तोड़फोड़ कर देते हैं, इससे इंश्योरेंस क्लेम तो मिल जाता है, लेकिन सच ये है कि हमारे देश का नुकसान है, नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान है। इस नेशनल प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? इसलिए ये जो नक्सलिज्म या इस्लामिक प्रोटेस्ट, ये उस तरह का है जो दिख रहा है, जो मोडस ऑपरेंडी दिख रही है। तो मैं समझता हूं कि वेजेस बढ़ाने के बाद कोई कारण नहीं बनता कि इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर भी अगर बढ़ा रहे हैं लोग तो फिर पुलिस अब बड़ी सख्ती से उस पर काम कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो बात भी करनी है वो प्योर लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है, लेबरों से बात करनी है जो काम करने वाले हैं। ये जो दुनिया भर के कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, इनसे बात नहीं करनी जो बड़े धन्ना सेठ बनकर बीच में आ जाते हैं। सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर तय कर दिया है उत्तर प्रदेश की कि वो क्या और कैसे करेंगे। नक्सलिज्म को झेलेंगे नहीं। विदेशी फंडिंग का उन्होंने कहा कि हम इसको वॉच कर रहे हैं और विदेशी हैंडलिंग को हम वॉच कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी चल रहा है इसको हम इस समय वॉच कर रहे हैं। और इस वॉच के बाद हम देखेंगे कि वाकई में दोषी कौन है। मैं समझता हूं कि लेबर लॉस के विषय में हम सबको पता होना चाहिए और भारत में चल रहे कानूनों के विषय में भी हमको पता होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम एक ऐप tktdube.com प्ले स्टोर पर चलाते हैं। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करिए। कुछ नॉमिनल पेमेंट डालकर हम उस पर सीख सकते हैं, लेबर लॉस के बारे में जान सकते हैं, देश में बाकी जो सामुदायिक कानून हैं उनके विषय में जान सकते हैं, और जो लोग जुडिशरी, हायर जुडिशरी और बाकी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई हमारे उस चैनल को फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है, इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहे तो कर सकता है, नीचे सबके लिंक दिए हुए हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे जिस माध्यम से भी जुड़ें आप जुड़ सकते हैं। हमने एक बेंच बनाई है सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए, आपसे इंटरेक्शन के लिए। जो भी होगा बस थोड़ी सी नॉमिनल फीसें होती हैं, वो अलग बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।